नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और आज के बाजार की बात करें तो शानदार क्लोजिंग आज के दिन देखने को मिली। लगातार 5वें दिन तेजी थी और निफ्टी की अगर बात करें तो करीब 240 अंक ऊपर बंद हुआ। 240 अंकों से ज्यादा की तेजी यहां पर निफ्टी में देखने को मिली। इसके अलावा सेंसेक्स में भी अच्छी मजबूती थी, करीब 900 अंकों से ज्यादा की क्लोजिंग सेंसेक्स ने दी। और बैंक निफ्टी में भी शानदार क्लोजिंग देखने को मिली, 2% ऊपर बैंक निफ्टी भी क्लोज हुआ। और किस तरह का एक्शन था आज बाजार में ये भी समझ लेते हैं और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। प्रियंका, बताइए आज का कारोबार कैसा था? बिल्कुल, देखिए आज मार्केट्स थोड़ी सी सॉफ्टनेस के साथ ज़रूर खुली अमिड द ग्लोबल वरी से हम शुक्रवार को बंद हुए थे और उसके बाद यूएस मार्केट्स में एक फॉल के बाद आज थोड़ा सा एसजेएक्स निफ्टी सॉफ्ट था, लेकिन रिकवरी बेहद शानदार देखने को मिली। 16,700 16,750 ये बड़े रेजिस्टेंस बात किए जा रहे थे मार्केट्स के लिए और इसे जब बाजार ने एक बार क्रॉस किया तो नो लुकिंग बैक। आप देख रहे हैं मार्केट्स में लगभग 250 पॉइंट्स की तेजी आप देख सकते हैं निफ्टी पर दिखी। बैंक निफ्टी क्लियरली आज की जो रैली थी वो led by banking, finance, IT and to some extent auto packaging. Clearly large cap में आपको बाइंग आज देखने को मिली। और यहाँ बात करनी होगी जो बड़ा कंट्रीब्यूटर था यानी रिलायंस ने निफ्टी को संभाला और बैंक निफ्टी को HDFC बैंक ने संभाला, जो सुबह से ही तेज था। जिस तरह से उनके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर आया ओवर द वीकेंड। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ और काउंटर्स जहाँ ये बात होगी, इन्फोसिस IT पैक से भी एक अच्छा सहारा बाजार को मिला। और आप इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, विप्रो सारे लार्ज कैप स्टॉक्स को देखें तो वहाँ एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी सुबह से ही तेज था और उसके चलते हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स ने इस रिकवरी को लेड किया। कुछ और स्टॉक्स भी जहां पर आज क्लियरली आज एक्शन देखने को मिला ऑन द बेसिस ऑफ सम न्यूज, उसमें आपको बात करनी होगी स्टॉक्स लाइक मिड कैप स्पेस, दीपक नाइट्रेट, जी और इसके अलावा दूसरे कुछ और काउंटर्स जैसे कि पेटीएम, जुबिलेंट फूड, जहां पर हमने देखा मैनेजमेंट चेंज, कुछ पेनल्टीज पेटीएम पे और इनके बाद हमने देखा इन स्टॉक्स पे अच्छा दबाव देखा। दीपक नाइट्रेट और जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी न्यूज का ट्रिगर था जिसके चलते हमने देखा कि यहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिला। तो बड़े सपोर्ट बाजार, बड़े रेजिस्टेंस बाजार ने क्रॉस कर लिए हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रंट से जिस तरह की न्यूज़ लगातार आ रही है कि चौथे दौर की बातचीत है रशिया और यूक्रेन की डिप्लोमेट्स का, सिग्निफिकेंटली प्रोग्रेसिव टॉक्स हो रही है, ये बाजार को पसंद आ रहा है। क्रूड थोड़ा सॉफ्ट है और अब फेड का रेट हाइक जिसे बाजार ने काफ़ी हद तक प्राइस इन कर लिया है। तो ये बड़े इंडिकेटर्स रहे जो आज हमने देखा कि मार्केट में आपको आज एक तेज़ी देखने को मिली। और अब शायद यहाँ पर एक बड़े लेवल यानी 17,000 के लेवल की भी बात अब करनी गलत नहीं होगी। तो एक रीबाउंड सेशन कंप्लीटली लेड बाय बैंकिंग स्टॉक्स। बिल्कुल, तो काफ़ी शानदार सेशन था। 17,000 के लेवल्स भी अब जल्द देखने को मिलेंगे और खासकर कि बैंक्स इस तेज़ी में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाल की करेक्शन के बाद बाजार के वैल्यूएशंस कैसे दिख रहे हैं ये भी समझ लेते हैं और डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी रिसर्च के साथ। डिम्पी, बताइए। मार्केट के अंदर जब भी करेक्शन होती है या जब भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक बढ़त आती है तो उसमें एक वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। और इस वैल्यूएशन को वॉरेन बफे ने बहुत अच्छे से समझाया और उन्होंने कहा कि एक फार्मूला है जिसको हम मार्केट कैप टू जीडीपी देखते हैं, यानी कि जितने आपके शेयर्स की मार्केट कैप है, जितने शेयर्स आपके साथ हैं और अगर आपके देश की जीडीपी को हम उसके डिवाइडिंग फैक्टर्स बना लें तो आपको एक वो रेशियो निकल के आएगी जिससे ये पता लग जाएगा कि आपका बाजार फेयर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है कि ओवर वैल्यूएशन है। ये हमने करीब अगर आप देखेंगे तो करीब 15 साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखा है। इसमें दो बड़े मेजर फॉल आए हुए हैं, आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। पहला जब लेमन ब्रदर का फॉल हुआ था तब मार्केट के अंदर ये अंडर वैल्यूड हो गया था और उसके बाद से का सडन स्पाइक हमको आता हुआ दिखा। फिर चलता रहा, एवरेज पे मार्केट रहा और एवरेज जो आप देख पा रहे हैं वही लॉन्ग टर्म एवरेज है 78-79% की, जिसको हम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का एक फॉर्मूला कह रहे हैं कि 79% अभी हमारा एक मीन है, एक एवरेज निकलता है। फिर से जब कोविड आया तो इसके अंदर एक फिर से फॉल आया और उसी 55-56 पॉइंट के हम फिर से एक स्मार्ट पुल बैक हमने आके देखा जो अब मार्केट कैप टू जीडीपी हो चुका था 115-116। ये तो हाल की करेक्शन थी। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कब अंडर वैल्यूड कब ओवर वैल्यूड है, जो दूसरी ग्राफिक्स प्लेट आएगी उसमें आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि क्या अंडर वैल्यूड है। ये हाल की करेक्शन के बाद का मूव अब आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आप वही देखिएगा पुराना चार्ट है, लेकिन इसके अंदर जो रिसेंटली अभी जो गिरावट आई है ये आप जो चेंज देख पा रहे हैं ये रिसेंट गिरावट है जो 116 से अब 98 पे आ चुका है और उम्मीद
करते हैं कि यहाँ से ज़्यादा फॉल नहीं आएगा। किस कंडीशन में, किस पैरामीटर्स में इसको कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक प्लेट आपके सामने और आएगी, उससे काफ़ी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा। टेबुलर प्लेट है, यानी कि रेंज कैसे रहती है। जैसे 50 से अगर 75 के बीच में ये मार्केट कैप टू जीडीपी हो तो इसको अंडर वैल्यू माना जाएगा। अभी हमारा 79 चल रहा है, 75 से 90 के बीच में तो इसको सही वैल्यूएशन मानी जाती है, और अगर 90 से 115 हो तो उसको ओवर वैल्यूएशन कहते हैं। तो फिलहाल अभी हम 79 की एवरेज पे चल रहे हैं। अगर थोड़ा भी बाजार और खिसकता है तो बिल्कुल सही वैल्यूएशन पे आ जाएगा। हालांकि हम ओवर वैल्यूएशन भी नहीं है, क्योंकि इस रेंज के हम लोअर पायदान पे चल रहे हैं। तो ये वॉरेन बफे का फॉर्मूला है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, जो हमने आपके सामने रखा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और आज कुछ स्टॉक्स, कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जहां पर की खबरों का एक रिएक्शन देखने को मिला, और जुबिलेंट फूडवर्क्स आज के मजबूत बाजार में भी करीब करीब 10 से 12% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली। और इसकी बिकवाली की वजह ये थी कि कंपनी के एमडी और सीईओ ने इस्तीफा दे दिया। अब इस निर्णय से कंपनी पर क्या असर पड़ेगा ये भी समझ लेते हैं, और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विनी, बताइए। जुबिलेंट फूडवर्क में एक बड़ी रेजिग्नेशन आ रही है, वो है प्रतीक पोटा की रेजिग्नेशन। प्रतीक पोटा जो एमडी और सीईओ थे जुबिलेंट फूडवर्क के अप्रैल 2017 में उन्होंने ज्वाइन किया था, और वो काफ़ी इंटीग्रल पार्ट थे जुबिलेंट फूडवर्क की। चेंज जो हुई थी, उनकी इंप्रूवमेंट जो हुई थी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि डिस्पाइट जो कंपटीशन बढ़ रही थी क्यूएसआर स्पेस में, उन्होंने कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ लाने की कोशिश की है, और अच्छी ग्रोथ देखी भी है जुबिलेंट फूडवर्क ने। देखे तो प्रॉफिटेबिलिटी जो इम्प्रूव हुई है FY17 से FY21 तक, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स ग्रोथ देखी थी कंपनी ने। अपने प्रॉफिटेबिलिटी में रेवेन्यू ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही थी। और ओवरऑल प्रतीक पोटा ने जो डोमिनोज की ब्रांड की जो रीपोजिशनिंग की थी, वो इम्पॉर्टेंट बात है। उन्होंने क्वालिटी इंप्रूवमेंट की थी, वैल्यू प्रपोजिशंस काफ़ी दिए थे, नए इनिशिएटिव्स दिए थे। तो देखे होंग्स किचन की इनिशिएटिव, एकदम्स की इनिशिएटिव, डीपी यूरेशिया, और रिसेंट वाली जो है पॉपाइज की इम्प्रूवमेंट और इनिशिएटिव, वो भी उन्होंने अपने रिसेंट टाइम्स में ली थी। उसके अलावा उन्होंने जो नॉन प्रॉफिटेबल स्टोर्स है, डोमिनोज के नॉन प्रॉफिटेबल स्टोर्स, डंकिन डोनट्स के नॉन प्रॉफिटेबल स्टोर्स, उन्होंने वो सब भी शट डाउन करवाए थे। तो काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी, स्केलिंग डाउन की थी लॉस मेकिंग की स्टोर्स की, और इसकी वजह से वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ओवरऑल जुबिलेंट फूडवर्क के ग्रोथ में, जहाँ पे जब जुबिलेंट फूडवर्क अभी है। और काफ़ी री रेटिंग भी मिली थी स्टॉक प्राइस को, जब प्रतीक पोटा ने टेक ओवर किया था उसके बाद काफ़ी री रेटिंग हुई है स्टॉक प्राइस की। तो देखा जाए जो री रेटिंग हुई थी, जो पहले पी थी जुबिलेंट फूडवर्क की, वो 45 टाइम्स की थी बिफोर प्रतीक पोटा। उसके बाद जो पी है अभी, वो करंटली अराउंड 80 टाइम्स की पी पे चल रहा है, FY22 पी पे। तो काफ़ी री रेटिंग हम देख रहे हैं स्टॉक में, और इसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं जो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट में भी आएगा, क्योंकि काफ़ी एनालिस्ट ने भी बोला हुआ है कि वो उन्होंने डाउनग्रेड किया हुआ है स्टॉक को। तो श्योरली एक फैक्टर ये है कि वॉच आउट करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जुबिलेंट फूडवर्क के लिए। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। और आज कच्चे तेल पर देखें तो वहां पर आज गिरावट हमने देखी है, करीब 4% तक भाव नीचे आ चुके हैं, और ब्रेंट $108 तक फिसल चुका है। क्या है गिरावट की वजह, ये भी समझ लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। विश्व मोहन, बताइए। देखिए, कच्चे तेल में जो आज सबसे बड़ी गिरावट की वजह उसमें ये बताई जा रही है कि यूएस कई देशों के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे क्रूड के उत्पादन को बढ़ाया जाए। वेनेजुएला, ईरान और यूएई के साथ उनकी बात चल रही है। अगर सिर्फ यूएस की बात की जाए तो पिछले 10 हफ्ते में 9 हफ्ते वहाँ पर ऑयल रिस्क बढ़े हैं। ये एक अच्छे संकेत है, और लग रहा है कि अब यूएस का उत्पादन आने वाले कुछ महीने में रिकॉर्ड स्तरों के आसपास जा सकता है। एक अच्छी खबर है सप्लाई बढ़ाने की। दूसरी तरफ ओपेक और आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ने इस तरह के संकेत दिए हैं कि 2022 में हम ओवर सप्लाई की स्थिति में होंगे। तीसरी खबर ये आ रही है कि चीन में कोरोना के केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए हैं, और कई शहरों में लॉकडाउन की भी स्थिति है। इसका भी यहाँ पर डिमांड पर असर देखने को मिल सकता है। चौथी खबर ये आ रही कि रूस और यूक्रेन में
आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वापस से बातचीत की शुरुआत होगी और यूक्रेन की यही कोशिश है कि कैसे भी जो सीज फायर है उसे लगाया जा सके ताकि उसे जो युद्ध है उसको रोका जा सके। उस पर आज अहम बैठक होने वाली। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो यहाँ से क्रूड प्राइसेस को नीचे की तरफ आ सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि करीब करीब कच्चे तेल का मार्केट 5% तक टूट चुका है। ब्रेंट अब $108 के भी नीचे आ गया है। WTI क्रूड देखिए $103 तक फिसल चुका है। M6 क्रूड में भी करीब करीब 4 से 5% की गिरावट है, यानी ठीक ठाक नरमी ऊपर के स्तरों से क्रूड में आ चुकी है। ओके, तो ये कुछ बड़ी वजह हमने बताई जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड में गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस के साथ कई उत्पादकों की उत्पादन बढ़ाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विशु मोहन ये सारी डिटेल्स देने के लिए। अब चलिए आपको सुनवा देते हैं कि दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स का बाजार पर क्या कहना है। और ऐसे में हमारी बात हुई मार्सेलस इन्वेस्टमेंट्स के सौरभ मुखर्जी से। उन्होंने हमसे खास बातचीत में कहा कि पेंट, बैंकिंग और आईटी में डिमांड की कोई कमी नहीं है और उनके मुताबिक टीसीएस और एल&टी टेक में निवेश के बेहतर मौके दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, आप खुश तो बहुत होंगे, आज सुबह एक बड़ा हर्डल क्लियर हो गया। ये तो बहुत जबरदस्त कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, आपका पार्ट भी है, लेकिन लास्ट 2 साल से कुछ डीरेटिंग टाइप के मूव में चला गया था। आपको लगता है कि वो फेज ओवर हो रहा है अब? देखिए, जहाँ पे बड़ा फर्क है बिटवीन एन एचडीएफसी बैंक एंड जुबिलेंट फूडवर्क्स, स्टॉक प्राइस चले ना चले, एचडीएफसी बैंक की फंडामेंटल परफॉर्मेंस हमेशा जबरदस्त रहती है। तो लास्ट 2-3 साल में जब आप बोल रहे हो स्टॉक चली नहीं है, मैं मानता हूँ स्टॉक चली नहीं है, बट परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहा है। 3 साल में उन्होंने 3% मार्केट शेयर गेन किया है। जस्ट टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, एक कोटक बैंक का इंडिया के मार्केट में 2.5% मार्केट शेयर है। एचडीएफसी बैंक ने जस्ट ऐड किया है 3% मार्केट शेयर, 7 से 10 हो गया मार्केट शेयर। किसी दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के मतलब आसपास आने की भी कोई संभावना नहीं है एचडीएफसी बैंक की इस प्रकार के परफॉर्मेंस। सारे आप अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐड कर लो, जितना मार्केट शेयर सबने मिला के जनरेट किया होगा, जितना मार्केट शेयर बाकी ने मिलके ऐड किया होगा, एचडीएफसी बैंक ने अकेला उससे ज्यादा कर लिया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनपीएस दोनों सॉलिड चल रहा है। सो सुपर बैंक है, 25 साल की कंपाउंडिंग की हिस्ट्री है, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की हिस्ट्री है, इसलिए हम निसंकोच लेके इसको बैठे रहते हैं। हर हफ्ते कुछ 10-20 करोड़ खरीदते हैं इस बैंक का। मेरे खुद के मार्सेलस पोर्टफोलियो, मार्सेलस के पोर्टफोलियो में और मेरा खुद का जो मार्सेलस के साथ निवेश है उसमें भी है, और आराम से हम ऐड करते रहते हैं। सॉलिड परफॉर्मर है। ज्यादा खुशी भी नहीं होती कभी जब अनाउंसमेंट आते हैं, ज्यादा दुख भी नहीं होता। इतना सॉलिड बैंक है, इमोशन की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। राइट सौरभ, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में पेन स्टॉक्स भी हैं और आप हमेशा उन पर बुलिश भी रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट टाइम हम जब रक्षित से भी बात करते हैं मार्सेलस से ही, तो वो अपना एक रैशनल भी हमें समझा रहे थे, लेकिन आई एम श्योर आप क्रूड प्राइसेस को बहुत कॉशियसली ट्रैक करते होंगे। अब आप कैसा देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि कितना प्राइस ऑफ क्रूड फैक्टर इन है मार्केट में, और क्या यहाँ से क्रूड की चाल हो सकती है आगे? तो सच बोलूं, मेरे को पता नहीं रहता क्रूड का प्राइस क्या है, दैट्स नॉट माय जॉब। जो आप आई थिंक राइटली पॉइंट आउट कर रहे हो आपके अच्छे नाइसली वर्डेड सवाल से, कि एशियन पेंट्स का या बर्जर पेंट्स का फॉर दैट मैटर, क्रूड का प्राइस इज अ वॉश थ्रू। तो अगर 3 महीने क्रूड की भाव चढ़ी तो अगले क्वार्टर वो पास ऑन कर देते हैं। तो अगर आप लास्ट 20 साल में देखिए, 4 बार क्रूड का प्राइस इन अ स्पेस ऑफ 3 साल, 4 बार क्रूड का प्राइस डबल किया है। 4 बार क्रूड का प्राइस इन स्पेस ऑफ 3 साल आधा हुआ है। कुछ खास इनके ऑपरेटिंग ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन पे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स अ पास थ्रू, दे हैव द प्राइसिंग पावर। जब भाव चढ़ता है क्रूड का, वो चढ़ा देते हैं अपने भाव को, एंड 3-6 महीने में कस्टमर से अपना भरपाई कर लेते हैं। एंड सिमिलरली जब क्रूड का भाव गिरता है, वो भाव अपना गिरा देते हैं, कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं वो बेनिफिट। तो ये एक स्मोक स्क्रीन है जो लोग करते हैं। वी लव इट, द फैक्ट दैट पीपल सेल एशियन पेंट्स जब क्रूड का भाव चढ़ता है, हमको बहुत खुशी होती है, बिकॉज हमको और अच्छे भाव में मिल जाता है। बट एक ये पूरा इल्यूजन है कि एशियन पेंट्स का और क्रूड का कोई संपर्क है, बट वी लव द इल्यूजन। जो वॉच कर रहे हैं, जितना आप बेचोगे एशियन पेंट्स क्रूड के भाव चढ़ने पे, उतना हमको अच्छे भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा। सौरभ, ये आईटी कंपनी पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? देखो, इन्होंने अच्छे से हेज तो किया है इस समय मार्केट को, और थोड़ी ग्रोथ भी दिखा रहे हैं, और यही कॉन्फिडेंस है लोगों के पास कि देखिए इनकी ग्रोथ भी अच्छी दिखेगी, इनके मार्जिन भी अच्छे दिखेंगे, करेंसी वाला फैक्टर भी आ जाएगा। ये आप इसको कैसे रेट करते हैं?
देखिए जो पूरा माहौल अभी, वेदर इट इज अ पेंट कंपनी, वेदर इट इज अ बैंक, वेदर इट इज एन आईटी सर्विसेज कंपनी, डिमांड की आज कोई इंडिया में कमी नहीं है, डिमांड भरपूर है, राइट। आईटी सर्विसेज कंपनीज का ऑर्डर बुक सारे के सारे, वी आर इन्वेस्टेड इन टीसीएस एंड एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बट मेरे ख्याल से सारे जो प्रोमिनेंट आईटी सर्विसेज कंपनीज है उनका अगला 2-3 साल भरपूर काम आएगा, राइट। कोई डिमांड की यहाँ पे कमी नहीं है। जो चैलेंज आज हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पे सप्लाई साइड चैलेंज है। डू यू हैव द स्ट्रेंथ टू हायर, इन द केस ऑफ से टीसीएस साल में आई थिंक 1 लाख लोग वो भाड़ा कर रहे हैं, कोई दूसरी आईटी सर्विसेज कंपनी की इतनी क्षमता नहीं है इतने लाखों के पैमाने पे टैलेंट को लाना, बिकॉज उस पैमाने पे काम आ रहा है, राइट। सप्लाई साइड आज महत्वपूर्ण है। एज अ बैंक यू नीड लो कॉस्ट कैपिटल, एज अ पेंट कंपनी यू नीड टू बी एबल टू डील विद इनपुट कॉस्ट वॉलेटिलिटी, एज एन आईटी सर्विसेज कंपनी आपके पास लाखों के तादाद में लोगों को लाने की क्षमता होनी चाहिए। वो टीसीएस के पास है मेरे ख्याल से, उस प्रकार का टीसीएस के पास जिस प्रकार की क्षमता है, करीबन साल में 3 लाख लोगों को ट्रेन या रीट्रेन करना, कोई दूसरे आईटी सर्विसेज कंपनी के पास उतना स्ट्रॉन्ग एचआर, उतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई साइड नहीं है, इसलिए